मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछला वीडियो जो था हमारा सल्तनत का विघटन और तैमूर का आक्रमण, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे पहले 5 MCQ को देखने वाले हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सल्तनतकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में। उस समय कैसा था, उस समय कला साहित्य किस अवस्था में था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। प्रशासन कैसा था, इसके बारे में जानेंगे हम। प्रशासन के कौन कौन से क्षेत्र होते थे। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे जानेंगे साहित्य के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। तो इन सब के बारे में यहाँ पे चिकित्सा, खगोल शास्त्र, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड 5 MCQ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो आपका आने वाला BPSC शिक्षक भर्ती जूनियर लेवल के लिए रामबाण है दोस्तों, और माध्यमिक स्तर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और GS का ये पोर्शन हिस्ट्री का तो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चैनल पर दोस्तों लगातार बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। आइए देखते हैं पहले 5 MCQ हम यहाँ पे, ठीक है, जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड था। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर ज़रूरतमंद के पास दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, अपने जानने पहचानने वालों के पास, जो भी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ता हो, या जिसने भी ठीक से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है, SCRT की ये बुक, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो उस इंसान तक, उस बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करने का ज़रूर से ज़रूर कृपा करें दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1739 में, या 1402 ईस्वी में? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, या तुगलक वंश? ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका लोधी वंश। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी क्या हार गए थे, और इस वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया वहीं पे, और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली पर किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ठीक है, ऑप्शन ए गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, या तुगलक वंश? तो सही आंसर है दोस्तों आपका तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश, 92 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी एवं बाबर, अकबर और हेमू, राणा सांगा एवं बाबर, राणा प्रताप एवं गौरी? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। ये है इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर विजयी हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयते आला की उपाधि धारण किया था? यानी कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, ठीक है, और उसने रैयते आला की उपाधि धारण किया था, ठीक है। बहलोल लोधी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोधी, या खिजर खां ने? तो ये है दोस्तों आपका खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां। अब आइए देखते हैं दोस्तों सल्तनतकालीन समाज एवं संस्कृति, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 है SCRT का। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए नए काल का सूत्रपात माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में जब बाहरी विदेशी लोग आए, ठीक है, तो उससे हमारी संस्कृति का क्या हुआ, मिलन हुआ, ठीक है। तो उससे भी हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा और उन लोगों ने हमसे कुछ सीखा, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, पहनावे के बारे में, खान पान, इस सारी चीज़ों में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, सुधार हुआ, प्रशासन सही ढंग से चलने लगा। ठीक है, शासन प्रबंध, विज्ञान के बारे में भी नई जानकारी प्राप्त हुई, साहित्य, स्थापत्य कला और भी अपने चरम अवस्था में पहुंची। इसके क्षेत्र में सल्तनत के शासकों को अपना दृष्टिकोण था, ठीक है, अपना नज़रिया था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने एक मिलीजुली संस्कृति का विकास किया। जब दो संस्कृति आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो उसका मिश्रित रूप तैयार होता है। ठीक है, तो इससे समाज में और भी विकास होता है। सल्तनतकालीन प्रशासन, तो सल्तनतकालीन दोस्तों कब से कब तक शुरू हुआ था? दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब से माना जाता है? 1206 ईस्वी में। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, किसकी स्थापना किया था? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी में इसका क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, तो लगभग 320 वर्षों तक इस सल्तनत कालीन चला, सल्तनत काल। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 320 वर्षों तक सुल्तानों ने शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी के हाथ में निहित थी। यानी कि पूरी जितनी राजनीतिक डिसीजन लेना होता था, कानून के ऊपर कोई डिसीजन लेना होता था, या सैनिकों के बारे में, ठीक है, तो जितनी भी युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ठीक है, उसका प्रमुख कौन होता था? सुल्तान होता था। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। ठीक है, तो सेनापति कौन था? सुल्तान खुद होता था। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? सुल्तान की थी। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? तो सुल्तान की थी। कानून और न्याय व्यवस्था का दायित्व करना भी उसी का काम था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता था। ठीक है, यानी कि जज वगैरह की नियुक्ति करता था कि वो अपना जो है दोनों पक्षों का विवाद सुन करके अपना डिसीजन सुनाए। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। मान लो किसी अधिकारी ने किसी के खिलाफ कोई अच्छे ढंग से मुकदमा न लड़ा हो, ठीक है, या कोई और भी सुरक्षा की बात हो या खेती किसानी की बात हो, किसी के मामले में अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता तो उसके खिलाफ जो है सीधा वो सुल्तान से बात कर सकता था। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। ठीक है, सबके साथ न्याय हो, समानता का व्यवहार हो, ये सुल्तान का महत्वपूर्ण दायित्व था। अब आइए देखते हैं दोस्तों केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च पद पे कौन था? सुल्तान था। कौन था? सुल्तान। युद्ध और संधि के मध्य में निर्णय भी वही लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। मान लो कोई भी जस्टिस होता था, डिसीजन होता था, ठीक है, तो राजा से भी परामर्श लिया जाता था। ठीक है, अंतिम निर्णय उसी का होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, मंत्री लोग रहेंगे, उनका अपना अपना डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अपने अपने विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे, और उसकी सूचना और खबर देते थे सुल्तान को। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। ये बात पर भी जो है निर्भर होता था कि मंत्री कब तक अपने पद पर रहेंगे और कब उसको सुल्तान अपने पद से हटा देगा। ठीक है, तो ये सुल्तान की इच्छा पर था। मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके ड्यूटीज़ क्या होंगे, ये समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। ठीक है, जैसे आज कोई कृषि विभाग का प्रमुख है तो कल उसको सुरक्षा विभाग का प्रमुख बनाया जा सकता है। ठीक है, उसकी योग्यता के बल पर या सुल्तान को जैसा लगे। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार वो परिवर्तन करते रहते थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, पहले उसको क्या कहा जाता था? इक्ता, और बाद में क्या कहा गया? विलायत। क्या कहा गया? विलायत। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी कौन होता था? गवर्नर होता था। कौन होता था? गवर्नर, जो बाद में क्या कहा गया? इक्ता।
और बाद में मुक्ति या वली कहलाया। ठीक है, तो प्रांत का अधिकारी कौन होता था? इक्तादार, और बाद में मुक्ति या वली भी कहा जाने लगा। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। कौन नियुक्त करता था? सुल्तान। वह सुल्तान के प्रति जिम्मेदार था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार थे, फौजी दस्ते और पैदल सैनिक रहते थे। आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। आपराधिक मामलों में विवादों में न्यायाधीश का काम भी करता था। वो कर संग्रह में सहायता करता था। ठीक है, यानी को टैक्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता था। प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। वे प्रायः एक ही व्यक्ति दोनों पद दिए जाते थे। ठीक है, प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। काजी के रूप में ये दीवानी मामलों में न्याय करते थे। ठीक है, काजी के रूप में दीवानी मामलों में न्याय करते थे। और सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों का अधीक्षक का कार्य करते थे। ठीक है, अधीक्षक का मतलब प्रमुख, उनके देख रेख में बाकी सारा काम होता था। प्रांतों के नीचे जिले थे। क्या थे? जिले। और जिले को क्या कहा जाता है? सरकार। क्या कहते थे? सरकार। इसके नीचे उप संभागीय क्षेत्र भी होते थे। ठीक है, उप संभागीय क्षेत्र भी होते थे। उसको क्या कहते थे? सिक। क्या कहते थे? सिक। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार कहते थे। क्या कहते थे? प्रमुख सिकदार। और सिक के अधिकारी को क्या कहते थे? सिकदार। सिक के अधिकारी को क्या कहते थे? सिकदार। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य संग्रह प्रदान करते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, जिसे आमिल कहते थे। क्या कहते थे? आमिल। तो भू राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? आमिल। सिक में फौजदार होता था, जो किसका काम करता था? कोषाध्यक्ष का काम करता था। किसका काम करता था? कोषाध्यक्ष। ठीक है, यानी कि जो भी पैसा रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका अध्यक्ष फौजदार कहलाता था। क्या कहलाता था? फौजदार। स्थानीय शासन क्या देखेंगे? स्थानीय शासन, यहाँ पे दोस्तों प्रशासन की इकाइयाँ दी गई हैं। साम्राज्य, ठीक है, एक देश होगा, फिर इसको प्रांतों में बांटा गया जिसे एकता कहा जाता था। फिर उसको किस में बांटा गया? उप संभाग में बांटा गया। ठीक है, जिला जिसे कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के बाद परगना, जैसे आज भी तहसील होता है। फिर उसमें ब्लॉक जिसे कहते हो। और फिर उसके बाद किस में डिवाइड किया गया? गांवों में। ठीक है, ग्राम में। ठीक है, तो ऐसे जैसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था थी वैसे हमारे समाज में दूसरे नामों से आज भी विद्यमान है। ठीक है, प्रांत जिसे कहते हो वो राज्य के रूप में है। साम्राज्य जिसे कहते हो वो देश के रूप में है। उप संभाग जिसे कहते हो वो जिले के रूप में था। परगना जिसे कहते हो वो ब्लॉक में या तहसील के रूप में। और फिर सबसे निचली इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। क्या होती थी? गांव। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों स्थानीय शासन। प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता है। गांव के समूह को परगना कहते थे। क्या कहते थे? जब कई सारे गांव मिलकर के एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? परगना कहते हैं। आज भी यही प्रक्रिया होती है। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? गांव का प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी। गांव के मुखिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि सल्तनत कालीन समाज में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम या चौधरी क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मुकद्दम या चौधरी। वो समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, जिसे आज सरपंच या ग्राम प्रधान कहते हो तो उसको मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। ठीक है, वो राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वो रखता था। ठीक है, गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। ठीक है, एक चौकीदार होगा वो गांव की सुरक्षा करेगा। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। वंशानुगत से मेरा आशय यही है, ठीक है, कि जैसे आज मैं यहाँ पे चौकीदार हूँ या मैं मुकद्दम या चौधरी हूँ तो मेरा बेटा कल का मुकद्दम या चौधरी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही आशय है। ठीक है, यानी कि एक बाप होगा, उस बाप का उसके बाद बेटा उसका बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा, यही है वंशानुगत। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। ठीक है, यानी कि जितनी भी
लैंड रेवेन्यू कलेक्ट की गई है उसका एक भाग इसको मिलता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। ठीक है, गांव में एक पंचायत बुलाई जाती थी और उसी से सलाह मशवरा करके फिर गांव का प्रशासन चलाया जाता था। इसीलिए मध्यकालीन समाज में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत बनी रही। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकार उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई। ठीक है, उत्तराधिकारियों क्या थे इसके? अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य थे। और फिर धीरे धीरे शक्ति क्षीण होती चली गई, शक्ति कम होती चली गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों के राज बना लिए। ठीक है, जब कई सारे इक़्तिदारों ने जब राज्य बना लेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप शासन कैसे चलाएंगे? उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए। कौन? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़, ये सारे राज्य क्या होने लगे? स्वतंत्र होने लगे। जब स्वतंत्र होने लगे तो सल्तनत कालीन क्या हो गया? धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। सल्तनत कालीन समाज कैसा था? आइए देखते हैं। तो शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों, विश्वासों में भिन्नता हुई। ठीक है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है? तुम भी किसी से पहली बार मिलोगे तो उसको अपने मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ बना लोगे कि ये ऐसा होगा, ये खाता होगा, वो पीता होगा। तो ऐसे ही दोनों लोगों के बीच में टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, जब दो संस्कृतियों का मिलन होगा, ठीक है, तो तुम्हारे समाज में कुछ और होता है, उनके समाज में कुछ और होता है, दोनों में टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। जब तुर्क लोग आए, ठीक है, तो लोग पर्दा करने लगे, यानी कि मुँह ढककर चलते थे। ये पर्दा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा बन गई। ठीक है, कि अगर आप उच्च वर्ग से हैं, उच्च समाज से हैं, ठीक है, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा और उसका एक प्रतीक बन गया। प्रतीक का मतलब होता है एक चिन्ह, मार्क। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वो घर में सिमटने लगी। ठीक है, जब पर्दा प्रथा व्याप्त होगा तो फिर क्या होगा? महिलाएं अपने घर से नहीं निकलेंगी और फिर महिलाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब घर के अंदर चूल्हा चौके में सिमट करके रह गई। वह आडंबर, बाहरी दिखावा जिसे कहते हैं, धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। ठीक है, जितना अधिक धन होगा, जितना तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर होंगे, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा समाज में क्या होगा? मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। इससे समाज में तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, दोनों लोगों के बीच में क्या होगा? एक निम्न वर्ग, एक उच्च वर्ग, तो दोनों के बीच में क्या हो गई? खाई बढ़ती गई, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का क्या होने लगा? ह्रांस होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ से आंखें चुराने लगे। वास्तविकता क्या है, उससे लोग बचने लगे। किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। एक बात ये भी है, तुम कितना बनाओगे? जब तुम्हारे पास खाने के लिए, पहनने के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है तो क्या करोगे? कितने दिन तक, कितने समय तक तुम दिखावा करोगे? कभी न कभी तो वो संसाधन तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे और फिर तुम क्या करोगे? रोड पे आ जाओगे। तो ये बनावटी जीवन से क्या होने लगे? थकने लगे। ठीक है, उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। ठीक है, इसी समय भक्तों और सूफी संतों का क्या हुआ? पदार्पण हुआ, उदय हुआ। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश किया, सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा का प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव, बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। ठीक है, जाति प्रथा कठोर होती चली गई, ऊंच नीच का भेदभाव और बाहरी दिखावा, तो इस सब के कारण समाज में बहुत सारे दोष व्याप्त हो गए। अतः सामाजिक कुरीतियों का मतलब बुराइयों,
को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। ठीक है, इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। सहिष्णुता का मतलब क्या है? सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाए, माना जाए। ठीक है, संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भक्ति आंदोलन। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि सभी धर्मों को समान नज़र से देखना। ठीक है, सबको समान संरक्षण प्रदान करना, किसी के साथ किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना किए जाना। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई, ये सारे लोग भक्त संतों में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए। लोगों की साधारण भाषा में लिखे गए और गाए गए इनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। ठीक है, आज भी कबीर की वाणी ठीक है बहुत ही फेमस है। तो कबीर काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर में परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। निरंकार परमेश्वर का अर्थ यहाँ पे क्या है? ठीक है, इन्होंने ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं बताया परमेश्वर का। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, ईश्वर का इन्होंने बताया कि कोई भी रूप आकार नहीं है। ठीक है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। कबीर की प्रमुख रचनाएं थीं साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, साखी, सबद और रामायणी। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कबीर की रचनाएं कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन ये दे देगा और कोई एक और डाल देगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है साखी, सबद और रामायणी। मीराबाई, मीराबाई के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये मेड़ता के राठौर ठीक है राणा रतन सिंह की पुत्री थी। कौन थी? राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। क्या गाती थी? यानी कि ये किससे रिलेटेड थी? कृष्ण भगवान से रिलेटेड थी। किससे थी? कृष्ण भगवान से। अब आइए देखते हैं दोस्तों, गुरु नानक 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तलवंडी दोस्तों आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। इन्होंने सिख धर्म चलाया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, यानी कि ईश्वर एक है और उसी का हम बंदे हैं, अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वाह्य आडंबर ठीक है तथा कर्मकांडों का विरोध किया। वाह्य आडंबर बाहरी दिखावा और एक कर्मकांड। कर्मकांड से मेरा आशय दोस्तों यहाँ पे यही है कि लोग धार्मिक पूजा पाठ और हवन यज्ञ इन सब में बहुत ज़्यादा अधिक ही क्या करते थे? धन खर्च करते थे। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो लेकिन तुम्हें ये धार्मिक कर्मकांड करवाना है तो इतनी मात्रा में पंडितों को, पुरोहितों को दान दक्षिणा देना होगा। ठीक है, और उससे लोग क्या हो जाते थे? लोगों के बीच में एक खाई बढ़ती जाती थी और वो गरीब होते चले जाते थे। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मोक्ष पाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि रविदास ने ये बताया लोगों को कि अगर आप भक्ति करेंगे तो मनुष्य को क्या मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का मेरा आशय दोस्तों यहाँ पे यही है कि लोगों को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, रामानंद ने दोस्तों शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। किस पे बल दिया? कि आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। भक्ति भाव देंगे, भक्ति भाव करेंगे तो इससे क्या होगा? आपका आचरण शुद्ध रहेगा। ठीक है, और आप अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और आप ईश्वर के मार्ग में ठीक है ईश्वर को प्राप्त करने में क्या करेंगे? अपने आप को कुशल पाएंगे, यानी कि आप उसके नज़दीक पाएंगे अपने आप को। दादू तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान किया। ठीक है, तो ये सारे संत मिलकर के भारत में भक्ति आंदोलन को एक क्रांति ला दिया दोस्तों ने। इन भक्त संतों ने लोगों के बीच ये भावना फैलाई थी कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कबीरदास ने भी दोस्तों यही कहा है, ढाई आखर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए, यानी कि लोगों के बीच में प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, कुछ हो या ना हो, अगर किसी से प्रेम से बोलोगे तो अपने आप ही वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो सच्चे दिल से जब प्रेम करेंगे तो ईश्वर को पाने का भी क्या हो जाएगा, एक सच्चा मार्ग खुल जाता है। ठीक है, तो सच्चे दिल से सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना किया, जिसे भक्त लोग मगन होकर के गाते थे, एकदम उसी में लीन हो जाते थे। वो ऊंच नीच जात पात के खिलाफ थे। ठीक है, अमीर गरीब के बीच में वो विरोध करते थे। ठीक है, जात पात, तुम दूसरे कास्ट के हो, वो दूसरे कास्ट के हैं, तो इसके बीच में कबीर हो गए, नानक हो गए, कई सारे संतों ने इस पर क्या किया, विरोध किया। ठीक है, ये जात पात नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या और कोई भी किसी भी धर्म का कोई हो। ठीक है, सब ईश्वर के ही क्या हैं, बंदे हैं, सबको उन्हीं के भेजे हुए क्या हैं, इंसान हैं। सबके बीच में समानता के व्यवहार किया जाना चाहिए। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। तो मुसलमान संत को क्या कहा गया, सूफी संत कहा गया। क्या कहा गया, सूफी संत। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है, अजमेर में है। बाबा फरीद का मकबरा या उनका बाबा फरीद का किस स्थान से संबंध है, तो ये पंजाब से है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे बीच में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जब इसको देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना ईश्वर को पाने का सही तरीका है। पश्चाताप करने का मतलब क्या है कि उस पर पछतावा करो। ठीक है, कोई गलत काम हो जाए, किसी को मार दो, किसी को प्रताड़ित करो, तो पश्चाताप करो, पछतावा करो उस पर कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईश्वर को पाने का ये भी एक सही मार्ग है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। अटूट विश्वास से मतलब क्या है कि उसमें विश्वास में कोई कमी नहीं है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध जिसे कह सकते हैं। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावी हुए। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया की मकबरा ये दोस्तों दिल्ली में है, यहाँ पे बताया। शैव महिला योगी लल्ला योगेश्वरी, ठीक है, कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। ठीक है, ये क्या थी, योगी लल्ला कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। ठीक है, शैव से मतलब क्या है, शैव धर्म यानी कि भगवान शिव को मानने वाली कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उससे अपना पीर या गुरु मानते थे। ठीक है, वो कहती थी शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, सब में हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, और इनके बीच में कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, और यही ईश्वर की सभी समझ है। ठीक है, कहने का मतलब किसी के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हो दोस्तों, साहित्य ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, किन किन विद्वानों ने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अमीर खुसरो की एक लाइन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो ये हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सब इसका क्या है, हम सबका वतन है, देश है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। अपने देश से लगाव सभी को होता है। क्यों? क्योंकि तुम उसी में पढ़े हो, बले हो। ठीक है, सभी में तुम्हारा उसमें तुम उसी का अन्न खाए हो, तो तुम्हें क्या है, अपने वतन से प्यार होना ही चाहिए। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसमें आबो हवा खुरासन से बेहतर है। यानी यहाँ का जो वातावरण है खुरासन से क्या है, बेहतर है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। ठीक है, ये क्या है,
हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। फूलों से का मतलब क्या है, कोई न कोई फल भी पाए जाते हैं, हमेशा पेड़ों पे लदे रहते हैं, लोग उसको खाते हैं, आनंद उठाते हैं। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। सल्तनत काल में यहाँ से देखेंगे साहित्य के बारे में, देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही है। ठीक है, तो कौन सी भाषा अपनाते थे? फारसी भाषा को। अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। ठीक है, तो अलबरूनी और फिरदौसी नामक विद्वान किससे रिलेटेड थे? महमूद गजनवी। ये उनके दरबार में या उनके समय में भारत आए थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण लिया था। ठीक है, जब मंगोल, ठीक है, चीन के उत्तर में मंगोल मध्य एशिया माना जाता है दोस्तों, वहीं से मंगोल लोग आए थे। ठीक है, तो वहाँ से भाग करके दिल्ली सुल्तानों के दरबार में क्या किया था? शरण लिया था। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा जिससे उसका भारत के प्रेम झलकता है। ये यहाँ पे हमने पढ़ के आपको बताया। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान का मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर गुणगान किया जाता था। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई। इस श्रेणी में नरपत नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बीसल देव रासों की रचना किसने किया है? नरपत नाल ने किया है। खुमान रासों की रचना किसने किया है? दलपत विजय ने किया है। और अमीर खुसरो ने हिंदी पद की रचना किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना किया। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य, प्रेमाख्यान का मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती। ठीक है, पद्मावती दोस्तों राजपूत खानदान से थी, उनके बीच में प्रेमाख्यान ये लिखा गया और एक महाकाव्य और लिखा गया। हाँ, यही है पद्मावत और इसकी रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। स्थापत्य कला किस किस का विकास हुआ? गुंबद, इसको मेहराब कहते हैं दोस्तों, जो गेट के दरवाजे पे लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं? मेहराब। ठीक है, और ये गुंबद वगैरह भी बनाया जाता था। ये मीनार होता था। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, पूरा इल्तुतमिश ने किया। तो ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो उनके अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की तीन खास बातें थीं: मेहराब, गुंबद और मीनार। उनकी सभी इमारतों में देखी जाती थी। ठीक है, जितनी भी इमारतें होती थी सब में ये सारी बातें पाई जाती थी। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, कुरान की बातें भी लिखी गई हैं। मिली जुली शैलियाँ कौन थीं? ईरानी व तुर्क कारीगरों ने से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने भी सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों पर पत्थर रखकर तरासे के खंभे बनने लगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों, आपके आसपास की कुछ मंदिर और मस्जिद होंगे, क्या ऐसी कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं? इनकी एक सूची बनाइए। ठीक है, ये होता था गुंबद का आंतरिक भाग। क्या होता था? गुंबद का आंतरिक भाग। ठीक है, ये यहाँ पे ये मीनार है, ये मेहराब है। ठीक है, और ये गुंबद भी बना हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें पाई जाती थी। चित्रकला और संगीत में क्या विकास हुआ? बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी वो पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। ठीक है, यानी कि जो घटनाएं उनके सामने घटित हुई वो चित्रों के रूप में पुस्तकों में भी छाप देते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी, तबला, ठीक है,
वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई, यानी कि लोगों के बीच में काफ़ी प्रिय हुए। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली में लोकप्रिय होने की बड़ी सहायता मिली है। ठीक है, कव्वाली दोस्तों मुस्लिम लोगों में बहुत अधिक गाया जाता है, इसका बहुत ही अधिक गुणगान किया जाता है। अस्त्र शस्त्र का क्या विकास हुआ, आइए देखते हैं। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थी। कहाँ बनती थी? बनारस और सौराष्ट्र का मतलब गुजरात में। उसके बाद लाहौर, पाकिस्तान, सियालकोट, मुल्तान, ये भी सारे क्षेत्र कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं। आजकल गुजरात और गोलकुंडा के प्रांत में भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, ठीक है, छुरे, धनुष, तीर, ठीक है, इस सब की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के बनाए गए ये सारी चीज़ें क्या थी, लोगों के बीच में बहुत ही अधिक मांग बढ़ गई थी। ये दोस्तों कवच दिया गया है, क्या दिया गया है? कवच। ठीक है, इसके पहनने के बाद सुल्तान चाहे उसके सैनिक ये पहन करके युद्ध स्थल पे जाते थे। सियालकोट और मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम होती थी। ठीक है, तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग इस सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक, तोप के गोले में आदि में होता था। ठीक है, तो ये सारी बातें पाई जाती हैं। अब चिकित्सा और खगोल शास्त्र में क्या उन्नति हुई, इसके बारे में भी हम देखेंगे। बस थोड़ा सा और बचा दोस्तों। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान एवं खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वह इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन भी देते थे कि इन सब में विकास और भी अधिक मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने किया? किसने किया? बर्नी ने किया। किसने किया? बर्नी ने। अब तारीख़ फिरोजशाही में लिखा क्या गया है? तो चिकित्सकों के बारे में, खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की गई। ठीक है, इन सब के बारे में तारीख़ फिरोजशाही में लिखा गया है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, ये चिकित्सक का नाम है बदरुद्दीन, सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे। ठीक है, मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जो मशहूर शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक का मतलब चीर फाड़, टाँका लगाना, इन सब में विशेषज्ञ थे। ठीक है, कौन? जोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वैद्य कौन थे और चिकित्सक, शल्य चिकित्सक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है देश के अनेक जर्राह। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जर्राह को और भी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो शल्य चिकित्सक के नाम से। किससे? शल्य चिकित्सक के नाम से। वह केवल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन ही नहीं करते थे। कितनी डेवलप हुआ था उस समय, सोचिए। केवल ऑपरेशन नहीं करते थे, कृत्रिम अंग बनाकर लगा भी सकते थे। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, वो काट कर पथरी निकाल लेते थे और मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय विकसित हो चुकी थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, कृषि। देश की आबादी में ज़्यादातर लोग क्या थे? किसान थे। क्या थे? किसान। वो कड़ी मेहनत किया करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ता था। युद्ध होने से किसानों की कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी अदा करने के लिए मजबूर किया करते थे। ठीक है, कहने का मतलब जितना उनको मालगुजारी राजस्व देना होता था, कहीं उससे अधिक उनसे वसूल लेते थे। तो इससे क्या हुआ? गरीबी और बढ़ती गई। व्यापार व उद्योग। मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग या व्यापार में बाधा नहीं डाली। ठीक है, इससे और विकास ही हुआ। गांव के शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, कलई करने का मतलब उस पर परत चढ़ाने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज़ बनाने वाले, इन सब का क्या हुआ? विकास हुआ। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे।
जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, इन कारखानों में राज परिवार दरबार के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, तो कारखानों में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? जो राज्य था या राज परिवार के लोग और दरबारी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सामान बनाया जाता था। मुद्रा के क्षेत्र में ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सुल्तानों ने टंके एवं तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलाई। ठीक है, आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ही बताना दोस्तों कि टंके और जीतल की मुद्राएं किस सुल्तान ने चलाई थी। इसी के साथ व्यापार का विकास हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों, ठीक है, सोने और चांदी के कामों के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव, ठीक है, बंगाल का सोनार गांव, ढाका, ठीक है, कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो बंगाल का सोनार गांव और ढाका, ठीक है, कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी, यानी कि लोगों के बीच में ये पहले ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे, यानी कि उस समय में भी क्या था, चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत में कुछ वस्तुओं का निर्यात किया करता था। इससे चर्म और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। ठीक है, गद्दा गलीचा जिसे कहते हैं। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोट के कुछ कपड़े को साटन भी कहते हैं, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े, चीन से कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। ठीक है, यातायात के साधन कौन कौन से थे? दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों, चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों बहुत खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। ठीक है, गद्दे रख दो ताकि उसको भी तकलीफ न पहुँचे। सवारी के लिए घोड़े होते थे, टट्टू और खच्चर। कभी कभी गधों का प्रयोग किया जाता था और ऊँटों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नदियों में नावों तथा सागर में पाल वाले जलयानों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि उस समय क्या था, नदियों में या सागरों में जलयानों का उपयोग उस समय भी होता था। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली दोस्तों क्या है। सूफी, सूफी से आप क्या समझते हैं? तो ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर बल देने वाले मुसलमान संत। ठीक है, इनको क्या कहा गया? सूफी कहा गया। पीर क्या थे? तो सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक थे। ठीक है, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। जर्राह क्या थे दोस्तों? शल्य चिकित्सक। चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन को क्या कहते थे? शल्य चिकित्सक। जीतल सल्तनत कालीन में प्रचलित तांबे का सिक्का होता था। आयात बाहर के देशों से बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना आयात कहलाता है। निर्यात अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में सल्तनत कालीन समाज एवं संस्कृति। अब आइए उससे रिलेटेड 5 MCQ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने किया था? बरनी, अलाउद्दीन अलबरूनी, फिरोज शाह तुगलक या फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रांत के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था या प्रांत के गवर्नर को किस नाम से जाना जाता था? सिकदार, फोतदार, इक्तादार या मुकद्दम। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मावत की रचना किसने किया था? दलपत विजय,
मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जोड़े मिलाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से होंगे इसमें, ये आपको बताना है। बरनी, मच्छेंद्र, जोग क्या थे, शल्य चिकित्सक से, सूफी संत थे, प्रसिद्ध विद्वान थे या चिकित्सक थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध कौन से शहर थे, चिटगांव और कलकत्ता, कलकत्ता और सोनारगांव, सोनारगांव और ढाका या ढाका और चिटगांव। इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे कहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके बीच में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, या आपके आसपास कोई 6, 7, 8 का बच्चा पढ़ता हो तो आप इस वीडियो को देखिए और उससे प्रश्न पूछिए कि वो पढ़ता है या अपनी लाइफ से खिलवाड़ करता है। ठीक है, तो बातें होती रहेंगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।